गुड मॉर्निंग ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। हमने पिछले दो लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। सो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कुछ और अगर नए कॉन्सेप्ट्स आए वो हम फिर से समझ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तब पहला प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a equal to 27 into determinant A, where A is a matrix of order 3. So actually it is ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर नहीं लिखे तो भी चलेगा प्रॉब्लम में, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑलवेज हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। सो अब यहाँ क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, उसके लिए ये प्रूफ करना है। सो हम क्या करेंगे, एक एज्यूम करते हैं एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। 3A क्या होगा, 3A अभी हम डिटर्मिनेंट में नहीं पहुंचे हैं, पहले 3A मिल जाए तो उसके तो क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा हमें। सो 3A क्या होता है, 3A होता है मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया था, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, सारे एलिमेंट उस स्केलर से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स को करेंगे तो सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो ये हो गया ऐसा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, प्रूफ करना है ये हमें। सो क्या करेंगे, सो 3A इज दिस। सो अब 3A का डिटर्मिनेंट लो। एलिमेंट सेम, 3A1, 3B1, 3C1, 3A2, 3B2, 3C2, 3A3, 3B3, 3C3। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो सारी, लेकिन दिमाग में रहना पड़ेगा वो सारे, क्योंकि अदरवाइज डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। सारी प्रॉपर्टीज याद रहनी पड़ेगी। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे मैट्रिक्स में जब एक एलिमेंट हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग होता है। डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर किसी स्केलर से k से मल्टीप्लाई किया जाए तभी डिटर्मिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो मतलब क्या, 3 से अगर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, तो वो क्या बनता है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। जैसे 3 इंटू हम अगर डिटर्मिनेंट A लिखें तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है, जैसे ये वाला अगर डिटर्मिनेंट ही हम सोचे तो क्या होता है, इसका कोई भी एक रो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, समझो ये हो जाएगा, बाकी दोनों रहते हैं सेम। हम देखो सारे प्रॉब्लम डिटेल्स में समझेंगे ताकि कुछ छूट न जाए, हमें समझने में क्लियर रहना पड़ेगा, तभी बाद के प्रॉब्लम हमें समझ आएंगे। तो यहाँ पे 3A में क्या, एक रो को मल्टीप्लाई किया, हम इस रो को भी या इस रो को भी किसी एक को मल्टीप्लाई कर सकते थे, या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते थे। वही होता है 3 इंटू डिटर्मिनेंट का मतलब। सो अब ऑपोजिट वे में कह सकते हैं, इससे अगर 3 कॉमन ले लें, 3 अगर बाहर निकाल दे तो क्या पड़ा रहता है, 3 अगर समझो बाहर निकाल दे, इससे 3 कॉमन ले लिया तो क्या होता है, 3 इंटू दिस
3 इंटू टोटल डिटर्मिनेंट, मतलब 3 इंटू डिटर्मिनेंट। कॉमन लेने से क्या हो गया, बाहर निकल गया। कोई भी रो से या कोई भी कॉलम से हम कॉमन फैक्टर जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। इसको हम बाहर निकाल दिए, 3 कॉमन गया, तो क्या रहा 3 इंटू जो पड़ा रहा वही। जैसे यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से हर रो से देखो 3 कॉमन जा रहा है, तो तीन बार कॉमन लिए तो 3 क्यूब आया। एक से 3 कॉमन आया, फिर दूसरे से 3 आया, फिर तीसरे से 3 आया, 3 बार 3 कॉमन हुआ, 3 फैक्टर। पड़ा क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो क्या है ये 27 है। और ये क्या है, ये तो ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है। सो दिस इज 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या हुआ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वैसे ही एनसीईआरटी बुक में एक रूल मिलेगा, जैसे ए एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर अगर हो n, इसका ऑर्डर अगर हो n, तो क्या होता है, अगर उस मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ऑर्डर n है मतलब उसके समझो n रोज है, 1 2 3 करके n रोज है। तो k से जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो सारे रो में k मल्टीप्लाई हो गया, सारे एलिमेंट हो जाते हैं, तो मतलब सारे रो में इंटू के करके आ गया सारे में। अब जब कॉमन लेंगे, डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे तो सारे रो से अलग अलग कॉमन जाएगा, तो एक रो से एक बार, दूसरे रो से एक बार करते करते n रोज है, n बार कॉमन लेना पड़ेगा, n रोज। सो क्या हो जाता है ये इंटू करके 2n टाइम्स 2, दिस इज 2n टाइम्स, तब पड़ा है मॉड ए, सॉरी डिटर्मिनेंट है। अगर k हर रो से कॉमन लेते रहे तब a डिटर्मिनेंट ऑफ a पड़ा रहता है, क्योंकि k से जो मल्टीप्लाई किए थे सारे k बाहर निकल जाएंगे हर रो से एक एक बार करके लेके। सो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये एक जनरल रूल है where n is the order of matrix A, k is non-zero scalar। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में ये एक रूल लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से ही ये प्रॉब्लम था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमें एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हमें याद रखनी है सारी प्रॉपर्टीज, हमें ठीक से याद रखनी है। अब इक्वल क्या होता है, एक्सपैंड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट एक्सपांसन नहीं करना है, ठीक है, एक्सपैंड हमें नहीं करना है। हमें याद रखना है कि प्रॉब्लम जो दिया जाएगा यहाँ तो फिर भी एक्सपैंड करके हैंडल कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम में मेंशन किया जाता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग इसका वैल्यू निकालो। सो हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 1 1 ऐड करें तो उसका माइनस यहाँ है, 2 1 ऐड करो तो यहाँ माइनस है, 5 4 ऐड करो तो उसका माइनस यहाँ है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम क्या करते हैं C3 को, देखो हम ये प्रॉपर्टी क्या है, C3 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई भी रो या कॉलम के साथ हम दूसरे किसी रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्टली या कोई एक मल्टीपल, जैसे C3 के साथ कर रहे हैं हम, यहाँ C3 को चेंज कर रहे हैं तो C3 के साथ 2C1 प्लस 3C2 ऐसे भी ऐड कर सकते थे। किसी अदर कॉलम को या अदर कॉलम का नॉन जीरो मल्टीपल को हम ऐड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी है जो हमने देखी है, या बुक में भी रिवाइज कर सकते हो। अभी मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, सो प्रॉब्लम को देखो। अब क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 करो तो ये क्या आ जाता है 0, ये क्या आ जाता है 0, ये भी आ जाता है 0। इसीलिए हमने ऐड किया, क्योंकि एक रो
या एक कॉलम अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है 0। अब ये क्यों होता है? अगर ये क्वेश्चन आया दिमाग में तो हमने क्या कहा है, एक्सपांसन में क्या होता है, एक्सपांसन जब करते हैं डिटर्मिनेंट का तो एक्सपांसन अलोंग एनी रो या एनी कॉलम कर सकते हैं, और हम एक्सपेंशन के लिए उसी रो या उसी कॉलम को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस रहे। सो यहाँ अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है तो एक्सपेंशन है हम C3 चूज करेंगे, और वो जब चूज करते हैं हम तो C3 के क्या होता है, एलिमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग करने से क्या होता है, इसी टाइप का फॉर्मेशन होता है। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, ये एलिमेंट इसके थ्रू से जो रो और कॉलम है उसको छोड़ के ये डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद ये लेंगे इसका रो और कॉलम हटा के ये 4 एलिमेंट से जो है वो डिटर्मिनेंट, ऐसे होता है। तो ये जो बाहर वाले जो सेंटर एलिमेंट है वो तीनों अगर 0 हुए तो यहाँ पे क्या वैल्यू है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, सो 0, इसीलिए हमने 0 बना दिया एक कॉलम को, एकदम सिंपल था। इस हिसाब से हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, दोनों इक्वल बता दिया गया है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर। यहाँ सिंपल है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, सिंपल इसको हमें पता है 2 × 1 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी वैसे ही 2x × 7 माइनस 6 × 4, तो इधर आया 2 - 20 माइनस 18, इधर आया 14x माइनस 24, सो 14x इक्वल टू कितना हुआ, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/14 इक्वल टू 3/7। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करके, ठीक है। सो एक्चुअली कोई सिमिलरिटी या कुछ रूल जिसमें तीनों कॉलम या तीनों रो के अंदर कुछ एक सिमिलरिटी है वो ढूंढना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। जब तक वो दिमाग में नहीं आता है तब तक टफ है, अदरवाइज इजी है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 981, इसके साथ क्या सिमिलरिटी है कि C2 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 प्लस C1 ऐड कर दो, तब C3 से इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगर C3 से ये दोनों माइनस कर दें, इन दोनों का समेशन को अगर C3 से माइनस करें तो देखो ये भी वैसे ही है, 9 टाइम्स करो 72 होता है, 9 8 जा 72 प्लस 3 63, 9 7 जा 63 प्लस 2, सो इसका मतलब है इसका 9 टाइम प्लस C1 वही है ये। सो हम उसको माइनस कर देते हैं C3 से, तब देखो सारे 0 आ जाते हैं। 2 3 5 7 8 9, अब ये वो रूल करने से ये 0 हो गया। सो एज C3 एक कॉलम 0 है, सो रिजल्ट इज 0। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर 0, सो दिस इज 0, और कुछ शो करने की जरूरत नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे वैल्यू अगर कैलकुलेट करने गए, एक्सपैंड करने गए तो ये प्रॉब्लम हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में जाना है, इक्वल शो करना है, कैसे करें इसको। तो एक चीज अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो नोटिस करते हैं एक चीज क्या, कि इन तीनों को अगर ऐड किया जाए देखो, सो क्या होता है, ये यहाँ ABC है, यहाँ PQR है, यहाँ ABC PQR, यहाँ XYZ, सो यहाँ XYZ है। अब अगर तीनों रो को अगर ऐड करें
तो यहाँ पे आता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आता है 2 इंटू, देखो एक सिमिलर फॉर्म आ रहा है, हाँ माने एलिमेंट अलग है वो अलग बात है, बट फॉर्मेट देखो सिमिलर है। और एक चीज है, यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर निकलेगा, तो यहाँ देखो हमारा 2 आया, वो बाहर निकलेगा, मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। सो 2 हमने कॉमन लिया, ठीक है। सो 2 कॉमन लेने से क्या बना, ये ए प्लस बी प्लस सी पी के प्लस क्यू प्लस आर वैसे रह गया। चलो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख ही लेते हैं। और बाकी यहाँ जो है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। जेड प्लस एक्स ए प्लस बी ई प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो अब इसका मतलब ये क्या होगा, अब आ रहे इधर, यहाँ से यहाँ आ रहे, सो तो 2 कॉमन है, वो रह गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ से माइनस करो, इसको रखते हैं जो है वही रखा। हम एक एक चीज लाते हैं, देखो हमें यहाँ बी लाना है, तो सी प्लस ए से अगर ये माइनस किए, मतलब R2 को मॉडिफाई करेंगे कैसे, R2 से R1 माइनस करेंगे। सो R2 से R1 को माइनस किया, तो यहाँ क्या आ गया, C और A कट गया, B माइनस बी क्या आ गया, वहाँ पी आर कट के माइनस क्यू आ गए, यहाँ -1 आ गया। अभी इसको क्या करेंगे, R3 को, सिमिलरली R3 को हम करेंगे R3 से R1 को माइनस, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया, ए बी कट जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस सी रह गया, यहाँ पे पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर रह जाएगा, यहाँ एक्स वाई, इससे माइनस, इससे इसको माइनस किया तो माइनस जेड रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये यहाँ आते हैं। अब क्या करेंगे, एक चीज नोटिस करो, यहाँ जो एलिमेंट है इन दोनों में उसका नेगेटिव है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। हम R1 को ऐसा बनाते हैं, R1 के साथ R2 और R3 को ऐड करके R1 को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम रूल, any row can be increased or decreased by multiplying with the corresponding element of any other row by non-zero scalar, या डायरेक्टली सिंपल ऐड भी कर सकते हैं। नॉन जीरो स्केलर मतलब क्या, अगर k नॉन जीरो स्केलर है, k का वैल्यू अगर 1 हो तभी तो डायरेक्ट ऐड हो गया, R1 प्लस के R2 कर सकते हैं, k अगर 1 हुआ तो R1 प्लस R2 हो जाता है, सिंपल सेम रूल है। सो अब ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक इसके साथ ये ऐड हुआ तो BC कट के रह गया A, क्या हुआ A, ठीक है, ये क्या बना A बना, ये क्या QR कट के यहाँ रह गया P, यहाँ YZ कैंसिल होके रह गया X, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीपल ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं एक साथ, R1 को हमने चेंज किया, अब R2 और R3 को भी चेंज कर सकते हैं, बट याद रखना है जब R1 को हमने चेंज कर दिया है तो R2 और R3 में जब कोई भी रूल अप्लाई करेंगे ना, उसमें R1 को कंसीडर नहीं करना है,
R2 और R3 में रो में जब कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो ये R1 जो चेंज हो चुका है R1 को यूज नहीं करना है। ये एनसीईआरटी बुक में रिमार्क में जहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है वहाँ रिमार्क में ये मिलेगा, इसको ठीक से याद रखना है। सो ये R1 चेंज हो गया, हम R1 को अब यूज नहीं करेंगे, R2 R3 को मॉडिफाई कर सकते हैं बट उसको यूज नहीं करके। सो हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है तो एक बार माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो दो रो से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दो ठो -1 बाहर आ रहा है, मतलब +1 हो गया। सो जरूरत नहीं है, डी क्यू वाई लिख दिया, सी आर जेड लिख दिया। तो देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, देखो बस धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी सोच समझ के क्या सिमिलरिटी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट के अंदर क्या सिमिलरिटी है, रो कॉलम के अंदर क्या सिमिलरिटी है तो वो ढूंढ के रूल अप्लाई करेंगे एक एक करके, एक स्टेप करके, तो आ जाएगा। हो सकता है किसी किसी का अगर एक स्टेप पहले ही माने उसका रूल कुछ सिमिलरिटी उसने ऐसा ढूंढा कि जल्दी आंसर आ गया, किसी का हो सकता है 2 स्टेप बाद आंसर आए, हो सकता है क्योंकि हर एक कोई अलग अलग टाइप की सिमिलरिटी ढूंढता है। हो सकता है 2-3 टाइप की सिमिलरिटी होगी यहाँ पे, हमें पता नहीं, एक टाइप की जो मिली हमें वो यूज कर लिया हमने, ठीक है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम जो अभी में हमने किया उस टाइप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं है, डिटर्मिनेंट का कोई भी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, एक डिटर्मिनेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट जस्ट फॉर्म को चेंज करके हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हम देखेंगे, यहाँ क्या है, हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू क्या है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये सारे फैक्टर निकलेंगे, तो समझो मतलब ये बाहर कब निकलते हैं डिटर्मिनेंट से, जब किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन कोई फैक्टर हो तब हम कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब किसी रो या किसी कॉलम में ये सब हर एक कोई एक एक बार करके आएगा, एटलीस्ट 3 तो आएंगे, बाकी लास्ट वाला हो सकता है कैलकुलेशन से आ जाए। सो हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज आगे बढ़ने का याद रखना है, जब 1 1 1 इस फॉर्मेट में रहे ना तो हमें 1 0 0 करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 1 0 0 मतलब क्या, किसी एक रो में अगर 2 0 आ जाए तो क्या होता है, ब्रेक करने में आसानी होती है, एक्सपेंशन सीधा हो जाता है ना, हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है बाकी 2 0 है, तो एक्सपेंशन अलोंग दिस रो हम कर देंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू जो निकालेंगे उसी से ही फैक्टर आ जाना चाहिए, है ना। सो पहले वो कोशिश करते हैं कि जीरो कैसे बनाया जाए। सो जीरो कैसे बनाया जाए, इसको और इसको अगर जीरो बनाना है तो इससे C1 माइनस करो और इससे भी C1 माइनस करो। तो पहला हम क्राइटेरिया या रूल जो अप्लाई करेंगे वो है C2 से C1 माइनस करो। देखो इससे इस एलिमेंट से ये एलिमेंट माइनस करना है, लेकिन एलिमेंट तो एक एलिमेंट नहीं माइनस होता है, पूरा कॉलम से पूरा कॉलम या पूरा रो से पूरा रो। सो देखो हम यहाँ पे अगर ये सोच सकते हो कि हमने C3 से C2 माइनस कर देते तो भी हो जाता, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने जो पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया, C2 को हमने अपडेट कर दिया, उसके बाद C3 जब यूज कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम ये C2 यूज नहीं करेंगे, C1, क्योंकि C1 को मॉडिफाई नहीं किया गया है यहाँ पे, C1 को देखो, C1 को हम हाथ नहीं लगा रहे कॉलम 1 को, सो इसको ही यूज करना है। ये 0 बना, अब ये भी क्या, b माइनस ए, यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लिख के ऐसे अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो b माइनस ए कॉमन लेना है ना इस कॉलम से, वो बाहर निकलेगा ये सब फॉर्मेट एक एक, यहाँ 0, यहाँ हो गया c माइनस ए। एक्चुअली ये रूल हमें थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, स्पेस हम यहाँ तक लेते हैं,
ये था हमारा C2 प्राइम, प्राइम कुछ नहीं है, C2 इक्वल टू भी लिख सकते हैं। सी में हमने प्राइम इसलिए यूज किया क्योंकि मॉडिफाइड है, इसलिए दूसरा नाम दे दिया और कुछ नहीं। सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सो यहाँ हो गया सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, इसके अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन पहले इन दोनों से कॉमन लें। b माइनस ए पहले कॉमन गया इससे, इससे गया c माइनस ए कॉमन, ठीक है। अब इसके अलोंग एक्सपैंड कर दो तो क्या होगा 1 इंटू ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिससे ये कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर है। नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, हम ये पूरा यही लिख के उसके बाद कॉमन ले सकते हैं, एक ही बात है। ये 4 टर्म लिख दो, क्योंकि एक्सपेंशन अलोंग अगर R1 करते हैं तो 1 इंटू उसका जो 1 का जो कोफैक्टर बोलते हैं इन चारों को लेके, तो वो कोफैक्टर पड़ा रहता है। फिर b माइनस से, ये भी तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, दिस ये 4 एलिमेंट लेके जो डिटर्मिनेंट बना, कोफैक्टर भी तो एक डिटर्मिनेंट ही है। अब डिटर्मिनेंट में सारे रूल कॉमन है, सो यहाँ भी हम इन दोनों, ये पहला कॉलम से b माइनस से कॉमन ले लिए और इस कॉलम से c माइनस से कॉमन ले लिए, वैसे भी सोच सकते हैं। यहाँ हुआ क्या बचा है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्या है b माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे भी एक है, 0 कर सकते हैं हम, या एक्सपैंड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि 2/2 है और एक्सपैंड करना मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को माइनस कर दो उससे, कुछ भी। तो अगर इजी लगे एक्सपैंड करना इसको, तब वही कर देते हैं। क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है माइनस बी स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर। अब देखो हमारे a माइनस बी चाहिए, तो माइनस रख के b माइनस ए को a माइनस बी बनाए, c माइनस से जैसा है वैसा ही है तो रहने दो। अब यहाँ क्या हुआ, a स्क्वायर कैंसिल हुआ, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम c प्लस बी इंटू सी माइनस बी कर दिए, इन दोनों से a कॉमन गया तो आ गया c माइनस बी। सो c माइनस बी कॉमन, सो a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और यहाँ बचा क्या c प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सो a माइनस बी एज इट इज रखा, c माइनस ए एज इट इज है, c माइनस बी की जगह b माइनस सी, माइनस है हमारा, आराम से हो गया और ये पड़ा रहा। सो प्रूफ हो गया। ये थोड़ा लेंदी था और आप लोग को लग सकता है कि हमने तो एक्सपैंड तो किया, लेकिन हमने सेकेंड ऑर्डर को एक्सपैंड किया, इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करना नहीं चलेगा। इसको रूल से हमने छोटा किया, सेकेंड ऑर्डर में लेके आए, फिर उसको एक्सपैंड कर लिया, क्योंकि वहाँ पे आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, इस टाइप का प्रूफ अगर करना हो, यहाँ का माइंड में एक चीज़ सोचो, 1 माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या आता है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस क्यूब का फॉर्मूला लिखा हमने, तो इसका मतलब इस टाइप का आएगा। तो 1 माइनस एक्स एक फैक्टर एटलीस्ट होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ सिमिलरिटी से हमें पता चल रहा है, सारे रो या सारे कॉलम को ऐड कर दो, जैसे ये सारे अगर ऐड कर दिए तभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, सेम वही। सो सारे कॉलम को अगर ऐड कर दें, जैसे कॉलम 1 में हम कॉलम 1 को अगर मॉडिफाई करके लिख दे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो
एक ये तो बाहर आ गया, कॉमन आ जा रहा है, तो पहले उतना ही हम करते हैं। सो हमने क्या कहा, C1 को मॉडिफाई करके C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। सो ये भी वही बन गया, ये भी वही बन गया। अब जो है उनको हमने एक बार एज इट इज रखा, ताकि एक बार हम इसको पहले कॉमन लेके थोड़ा छोटा करें, तब क्या होता है, ये 1 1 1 बना। थोड़ा छोटा बनने के बाद अब हम दूसरा कुछ सोचते हैं। दूसरा कुछ सोचने में मैंने एक कॉमन रूल क्या बताया है, जब 3 1 हो तो क्या करता है, हम क्या करेंगे कि 0 करने की कोशिश करेंगे दोनों को। एक ठो 1 रहेगा, बाकी दो को क्या करेंगे, 0 करने की कोशिश करेंगे। सो हम क्या करते हैं, एक 1 इन दोनों को 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम R2 से R1 और R3 से R1 माइनस कर देते हैं। सो R2 बन जाएगा R2 माइनस R1, R3 बन जाएगा R3 माइनस R1। सो यहाँ देखो, हम सब कुछ एक साथ नहीं सोच रहे, हम एक एलिमेंट को सोचे। अब बस ये क्या होगा हम देखते हैं, एक एलिमेंट को सिर्फ सोचे कि 1 को 0 करना है, उसके हिसाब से हमने रूल लिख लिया है। अब R1 तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो R1 रख दिया जैसा है। अभी इसका एलिमेंट क्या होगा, R2 माइनस R1, सो 1 माइनस एक्स, ये होगा x स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब x कॉमन लो, x माइनस 1 होता है, तो हम इसे 1 माइनस एक्स करके एक माइनस बाहर कर लिए, क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट में रखे तो कॉमन लेने में आसानी होगी। वैसे ये एक्स स्क्वायर जो है रख दिया, दिस माइनस दिस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसको 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख दिया। सो अब क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू ये 0 एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, क्या मिलता है, 1 इंटू जो है कोफैक्टर इसका 1 का, बाकी तो कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से हमने एक्सपैंड किया है, तो बाकी तो 0 इंटू करके 2 टर्म होंगे। सो पहला टर्म होंगे। सो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर पड़ा रहा है ये, जिससे जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 1 माइनस एक्स, ये 4 टर्म है, तो पहले रो से 1 माइनस एक्स कॉमन गया, तो पड़ा है 1 और एक्स। दूसरे से भी देखो 1 माइनस एक्स कॉमन जा रहा है, तो 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, क्या पड़ा है, माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, अब और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल इसको एक्सपैंड कर दो, तो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया या लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू दिस मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब, और एक 1 माइनस एक्स इंटू दिस और एक 1 माइनस एक्स क्यूब। सो क्या हुआ, दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम जाते हैं। हमें फैक्ट्रियल का मतलब सभी को पता है, इसका वैल्यू क्या होगा हमें देखना है। फैक्ट्रियल का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, फैक्ट्रियल का प्रॉपर्टी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 करके डॉट 1 तक जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू फैक्ट्रियल n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। सो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है 10, ये कॉलम सबसे छोटा है, इसको छोड़ दिया, जैसे है रहने दिया। किसी रो के एलिमेंट को भी छोटा जो रो है उसको छोड़ सकते थे, लेकिन हमने एक कॉलम ही लिया जिसके सारे एलिमेंट छोटे हैं। सो रो कॉलम 1 के एलिमेंट छोटे हैं, रहने दिया। अब क्या करेंगे, इसको 11 इंटू ये क्या आता है, 11 इंटू दिस, इस 11 इसके
फैक्ट्रियल 10 आ गया, यहाँ 12 इंटू 11 फैक्ट्रियल 10 आ गया, ताकि रो 1 से फैक्ट्रियल 10 निकल जाए। सो यहाँ फैक्ट्रियल 11 के इक्वल कर दिया, 12 को ब्रेक करके 12 इंटू फैक्ट्रियल 11, यहाँ 13 इंटू 12 इंटू फैक्ट्रियल 11। यहाँ पे फैक्ट्रियल 12 का इक्वल किया हमने ऐसे, यहाँ 14 इंटू 13 इंटू फैक्ट्रियल 12। सो देखो रो 1 से क्या कॉमन गया, फैक्ट्रियल 10, रो 2 से इतना, इंटू रो 3 से इतना कॉमन गया। सो कितना रह गया, 1 1 1, यहाँ 11 12 13, यहाँ क्या रह गया, 12 इंटू 11 रह गया, इसका मतलब 132। 13 इंटू 12, 13 2 26, 2 15, 156। 14 इंटू 13, 14 3 42, 4 14 के 14, 4 18, ये रह गया। अब सिंपल सेम मेथड जो कहा था, 3 1 है किसी भी रो कॉलम में, तो 2 को चलो 0 बनाते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं। सो रूल क्या अप्लाई होगा, इससे हम किसी वजह से इससे इसको माइनस करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, सेम चीज। सो R2 को क्या किया हमने, R2 माइनस R1 कर दिया, R3 को क्या किया, R3 माइनस R1 कर दिया। सो R1 का कोई चेंज नहीं है यहाँ, R2 माइनस R1 किया 1 आ गया, R3 माइनस R1 किया 2 आ गया, यहाँ भी माइनस किया तो क्या हो गया, 132 माइनस जब करते हैं तो यहाँ आता है 4 और 2, यहाँ ये माइनस करते हैं तो आता है 0 5। सॉरी, यहाँ पे वो जो कॉमन पार्ट हम लिखना भूल गए, क्या था, फैक्ट्रियल 10 इंटू फैक्ट्रियल 11 इंटू फैक्ट्रियल 12 था, यहाँ ठीक से लिख लेते हैं। अब C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दो तो क्या बचा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फैक्ट्रियल ये कैलकुलेट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दोनों करो तब क्या आता है, 50 माइनस 48, सो 2 होता है ये, 2 इंटू फैक्ट्रियल 10 11 12। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम था। सो हमने काफ़ी तरह के प्रॉब्लम हमने कवर कर लिए हैं। एक और तरह का डिटर्मिनेंट, अभी यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। इसके पहले मैट्रिक्स के चैप्टर के बाद मैट्रिक्स सॉल्व किए थे। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का दोनों का कॉन्सेप्ट कंबाइन करके मैट्रिक्स के लास्ट में, डिटर्मिनेंट के लास्ट में एक चैप्टर है, तो उसको हम पहले समझेंगे और उसके बाद उसको समझने के बाद हम उसका जब प्रॉब्लम करेंगे ना, वो थोड़े टफ बनेंगे प्रॉब्लम, तो उसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कंबाइन करके इनवर्स, उसके बाद उसमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अलग अलग टर्म भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।